नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रुमाना अलवी और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हर रोज की तरह कार्यक्रम में लेकर आई हूं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आज के कार्यक्रम में। किसान भाइयों, जैसा कि पिछले अंशों के अन्नदाता कार्यक्रम में आपने पोषाहार वाटिका लगाने के बारे में जाना, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपके लिए जानकारी लाए हैं कि आपको इस पोषाहार वाटिका से अधिक फल सब्जियों का उत्पादन लेने के लिए कौन कौन से जरूरी कार्यों को करना है। इस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र टांकरेडा, जिला जयपुर के बागवानी विशेषज्ञ एनके गुप्ता। ये न्यूट्री गार्डन, किचन गार्डन और गृह वाटिका तीनों के एक ही नाम है और गृह वाटिका का आजकल प्रचलन बढ़ता जा रहा है। पोषाहार वाटिका से न केवल स्वास्थ्य, अच्छा स्वास्थ्य, शुद्ध देसी ऑर्गेनिक सब्जी और हमको हमारे इनकम में भी बढ़ोतरी की खर्चा कम होता है जब हम खुद अपने हाथ से उगाई हुई सब्जी खाते हैं। अपन को सीजन वाइज पत्ते वाली सब्जी, जड़ वाली सब्जी और फल वाली सब्जी, इन तीनों का अपन लगा लेते हैं और उनमें अपन पर्याप्त मात्रा में बाल्टी और गिलास की सहायता से पानी दे सकते हैं। बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली करके टंकी से कनेक्शन करके सब में बूंद बूंद सिंचाई लगा के कर सकते हैं। मेन चीज आती है कि अपन इसका प्रबंधन कैसे करें। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देखरेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे का प्रकार एवं आकार तथा कंटेनरों के आकार पर निर्भर करता है। गर्मी में पौधों को पानी की नितांत आवश्यकता होती है। गर्मी के मौसम में दिन में 2 बार पौधों को सिंचाई करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक पानी भी पौधों को नुकसान पहुंचा सकता है, इसलिए सिंचाई में संतुलन बनाए रखना चाहिए। सिंचाई ऊपर की 1 इंच की मिट्टी खरोच कर देना चाहिए। यदि मिट्टी नम है तो सिंचाई की आवश्यकता नहीं है, यदि सूखी है तो सिंचाई की आवश्यकता है। फल सब्जियों में सहारा देने की आवश्यकता पौधे के विकास की अवस्था एवं पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि पौधे लता वर्गीय कुल के हैं तो उनको सहारा देने की जरूरत होती है, जैसे लौकी, करेला। सेम स्टैकिंग के द्वारा पंडाल प्रणाली पर इनको फैलाना चाहिए। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च को पौधारोपण के 2 महीने बाद स्टैकिंग करने की जरूरत होती है। पौधों एवं सब्जियों के अच्छे विकास एवं उपज के लिए रासायनिक उर्वरकों जैसे यूरिया, DAP, अमोनियम सल्फेट की थोड़ी मात्रा में प्रयोग टॉप ड्रेसिंग के रूप में कर सकते हैं। सामान्यतः 5 से 10 ग्राम प्रति पौधा नम मिट्टी में 7 से 10 दिन के अंतराल पर देना चाहिए तथा पहली बार बुआई के 3 सप्ताह तथा रोपण के 2 सप्ताह बाद डालना चाहिए। इसके अलावा वर्मी कंपोस्ट 100 ग्राम प्रति पौधा प्रयोग 1 महीने के अंतराल पर करना चाहिए। आवश्यकता से अधिक रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग पौधे के लिए हानिकारक हो सकता है। उर्वरकों के प्रयोग के बाद सिंचाई करना चाहिए। इसके लिए हमको जो दवा की आवश्यकता पड़ती है, नीम के आधारित अपन दवा उपयोग में कर सकते हैं। नीम ऑयल आती है, नीम पर आधारित है। उन दवाओं का अपन थोड़ा जब अपने ऐसी बीमारी का आभास हो तो उसका छिड़काव करते रहे। ट्राइकोडर्मा पाउडर है जो फफूंदनाशक जड़ संबंधी बीमारियां आती है, तो जिसमें गलन वाली बीमारी आती है तो ट्राइकोडर्मा पाउडर को वर्मी कंपोस्ट में मिलाकर अपन क्यारी में डाल देंगे तो जमीन में जो फफूंद वाली बीमारी होती है उनसे भी अपन रोकथाम कर सकते हैं। और फिर कुछ है, जैसे अगर मान लो ये भी नहीं है तो आप नीम के पत्तों को, धतूरे के पत्तों को, आंकड़े के पत्तों को अच्छी तरह से उबाल कर उसका जो सत्व तैयार करते हैं उनका अपन हर 7 दिन समय समय पर स्प्रे करते रहेंगे तो हमारी सब्जियों में कीट बीमारी से अपन उनको रोकथाम कर सकते हैं। फल सब्जियों में रस चूसक एवं फल मक्खी कीट का प्रकोप होता रहता है। ऐसे में कीट एवं रोगग्रस्त भागों को तोड़कर हटा देना चाहिए। पौधों पर 1 से 2 बार कीटनाशक दवाओं का छिड़काव करना चाहिए तथा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव के लगभग 7 से 10 दिन बाद ही फल सब्जियों का प्रयोग करना चाहिए। और रोजाना आपको स्वस्थ यानी कि ताज़ा सब्जी मिलेगी, तो ताज़ा सब्जी खाने का मिलने का तो स्वाद और एक आनंद ही अलग होता है। तो इससे हमको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, शरीर स्वास्थ्य के रूप से और पैसे के रूप से। सब्जियों की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर तुरंत करना चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था पर फल सब्जियां ताज़ा एवं गुणवत्ता वाली प्राप्त होती हैं।
तथा पत्ते वाली सब्जियां जब कोमल रहें तब रोजाना तुड़ाई करते रहना चाहिए। टमाटर की तुड़ाई परिपक्व अवस्था पर करना चाहिए। भिंडी एवं बैंगन की तुड़ाई पूरे आकार धारण कर लें, लेकिन कोमल रहें तब उसकी तुड़ाई करना चाहिए। तो अगर हम इस तरह से इस मॉड्यूल को बना के जो आप देख रहे हो, इस मॉड्यूल को आप इस तरह से आप तैयार करते हो तो निश्चित रूप से आपकी पोषाहार वाटिका तैयार हो जाएगी। पोषाहार गार्डन, न्यूट्री गार्डन जिसको कहते हैं, तैयार हो जाएंगे और आप साल भर तक इसकी उसमें अपन स्वस्थ और पोषण युक्त सब्जियां उगाकर हमारे लिए काम में ले सकते हैं। इस प्रकार गमलों व छत पर फल सब्जियों की खेती कर शहरी लोग भी न केवल ताज़ा फल व सब्जियों को प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि भागदौड़ भरी इस जिंदगी में मनोवैज्ञानिक दबाव से भी राहत पा सकते हैं। ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे हैं महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। बकरी पालन एक ऐसा कृषि सह व्यवसाय है जिसे कम लागत से शुरू करके इसे बड़े व्यवसाय में बदला जा सकता है, लेकिन इसके लिए बकरियों की उन्नत नस्ल, आवास की उचित व्यवस्था, आहार प्रबंधन, सही ढंग से देखरेख और स्वास्थ्य प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना जरूरी होता है। तो किस प्रकार से करें बकरियों का पालन, देखिए और लाभ उठाइए। खेती और पशु दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं। प्रदेश की आजीविका इन्हीं दो के इर्द गिर्द अधिकांशतः घूमती है। खेती कम होने की दशा में लोगों की आजीविका का मुख्य साधन पशुपालन हो जाता है। खेती में पशुपालन एक महत्वपूर्ण अवयव के रूप में हमेशा से उपयोगी रहा है। आज हम बात बकरी पालन व्यवसाय की कर रहे हैं, जिसके माध्यम से गरीब किसान अपनी किस्मत न सिर्फ सुधार सकते हैं बल्कि चमका भी सकते हैं और उसको थोड़ी सी पूंजी और जानकारी के साथ शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जोखिम बहुत कम होता है। साथ ही ये व्यवसाय अच्छी आमदनी का जरिया साबित हो सकता है। बकरी का मांस, दूध, गोबर, चमड़ा इस्तेमाल में लाया जाता है, जो आमदनी का जरिया है। सूखे क्षेत्र में इसका महत्व और बढ़ जाता है और उसमें भी बकरी पालन सूखे के दृष्टिकोण और छोटे किसानों के लिहाज से काफी प्रभावी है। बकरी छोटा जानवर होने के कारण इसके रखरखाव का खर्च भी न्यूनतम होता है। सूखे के दौरान भी इसके खाने का इंतजाम आसानी से हो सकता है। इसके साज संभाल का कार्य महिलाएं एवं बच्चे भी कर सकते हैं और साथ ही आवश्यकता पड़ने पर इसे आसानी से बेचकर अपनी जरूरत पूरी की जा सकती है। किसान भाई, बकरी के मांस की मांग पूरे भारत में है और इस व्यवसाय में बहुत संभावना है। इसीलिए आज हम बात करेंगे बकरी पालन की, जो कि अगर सही और नवीनतम तरीके से किया जाए तो बहुत ही लाभकारी व्यवसाय हो सकता है। बकरी फार्म हाउस या बकरी की शेड बनाने के लिए सही जगह का चुनाव करना बहुत जरूरी है। बकरी के शेड के लिए हम ऐसी जगह को चुनें जहां बकरियों के चरने की जगह और आसपास का क्षेत्र हरा भरा हो, जिससे हम बकरियों को चराकर उसे हरा चारा उपलब्ध करा सके। ये जगह शहर से दूर किसी गांव में आसानी से उपलब्ध हो, वहां बिजली की व्यवस्था हो, खाद्य सामग्री की आसान उपलब्धता हो, परिवहन एवं पशु चिकित्सा सेवा की उपलब्धता हो। किसान भाइयों, 1 से 2 एकड़ जमीन इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी है। सही जगह के चुनाव के बाद अब बारी है बकरियों के शेड की। तो किसान भाइयों, आप शुरुआत में 80 बाय 14 वर्ग फीट का शेड बनाएं। ध्यान रहे, बकरियों का शेड बनाने से पहले 6 फीट का बाउंड्री वॉल अवश्य करवा लें, जिसमें शेड के दाहिने, बाएं और पीछे की दीवार की ऊंचाई कम से कम 12 फीट हो, ताकि गर्मी और ठंड के मौसम में शेड के अंदर का तापमान अनुकूल रहे। सामने की दीवार 5 फीट रखें और उसमें 7 फीट ऊपर तक जाली लगा दें, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन अच्छा होगा और ताजी हवा शेड के अंदर आएगी, जो बकरियों के स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। शेड की जमीन को थोड़ा ढालदार बनाएं ताकि मलमूत्र आसानी से बह सके। जमीन बनाने के लिए ईंट का इस्तेमाल करें, उसके ऊपर से मिट्टी की एक लेयर बना दें। बकरी घर के अंदर 3 सेक्शन जरूर बनाएं, जिसमें बकरी, बकरा और बच्चे अलग अलग रह सके। अब हमारा शेड तैयार है, जिसमें आप आसानी से 100 बकरी रख सकते हैं।
हमें विशेषज्ञों द्वारा ये बताया जाता है कि कम से कम एक बकरी को रखने के लिए 10 से 12 वर्ग फीट जगह की जरूरत होती है। किसान भाइयों, बकरी पालन व्यवसाय की शुरुआत 10 बकरी और 2 बकरों के साथ की जा सकती है। अब हमें चाहिए कि हम बकरियों की सही नस्ल का चुनाव करें। ध्यान रहे कि बकरी की सही नस्ल का चुनाव ही आपको बकरी पालन में सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएगा। सही नस्ल के चुनाव के लिए हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि हम जिस वातावरण में रहते हैं वहां के अनुकूल ही बकरियों के नस्ल का चयन करें। अगर हम बिहार की बात करें तो यहाँ ब्लैक बंगाल बकरी और बीटल बकरी का चयन सबसे अच्छा है। इसी तरह राजस्थान में सिरोही, बीटल, सोजात और उत्तर प्रदेश में बर्बरी, जमुनापारी, ब्लैक बंगाल और बीटल बकरी आदि प्रमुख नस्लें हैं। बकरी खरीदते समय हम यह ध्यान दें कि बकरी वयस्क हो। सबसे अच्छा तो यह है कि हम उन बकरियों को खरीदें जिसका एक ब्यात यानी वो एक बार बच्चा दे चुकी हो। इससे हम बांझ बकरियों का हमें खतरा नहीं रहता। बकरी पालन में हम मुख्य रूप से बकरियों का मांस और दूध बेचकर पैसे कमाते हैं, जो कि पूर्णतया बकरियों की खुराक और चारे पर निर्भर करता है। यदि हम सही चारा देंगे तो बकरी का विकास अच्छा होगा और हमें दाम भी अच्छे मिलेंगे। सही चारे से प्रजनन क्षमता बढ़ती है। बकरी पालन की मुख्य लागत बकरी के आहार पर आती है, इसलिए बकरी के लिए आहार आप स्वयं तैयार करें। हो सके तो 1 एकड़ जमीन में मक्का, बरसी, मादी चारा वाली फसलों को लगाएं ताकि आहार प्रबंधन पर आने वाले खर्च को कम कर सकें। साथ ही इससे बकरियों का आहार पौष्टिक भी हो जाता है। 2 तरह के चारे हम बकरियों को जरूर दें कि एक हरा चारा और दूसरा सूखा चारा। हरा चारा में तो पत्ते, घास, बरसी, मक्का आदि अवश्य दें और सूखा चारा बकरियों को दिन में 2 बार सुबह और शाम को कुट्टी यानी कटे हुए 300 ग्राम पुआल में मिलाकर 250 ग्राम दें। इससे बकरियों का विकास बहुत अच्छा होगा और दिन में हरा चारा दें। इससे 7 से 8 महीने के भीतर बकरी का वजन 25 से 30 किलो हो जाता है। किसान भाइयों, ये वजन आपकी बकरियों की नस्ल पर भी निर्भर करता है। किसान भाइयों, बकरियों को बीमारी से बचाने के लिए आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक की सलाह से समय समय पर उनमें टीकाकरण करवा दें। इससे उनमें प्रमुख रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है और ये बीमार भी कम होती हैं। एक बकरी लगभग 1.5 वर्ष की अवस्था में बच्चा देने की स्थिति में आ जाती है और 6 से 7 माह में बच्चा देती है। जैसे ही बकरी गर्म हो उसके बाद 12 से 24 घंटे के अंदर ही उसको अपने बकरे से पाल खिलवा दें। इससे गर्भ धारण में आसानी होती है। बच्चा देने के पश्चात 30 से 40 दिन के भीतर यदि वो दोबारा हीट में आ जाए तो दोबारा पाल खिलवाएं। किसान भाइयों, सही समय पर प्रजनन होना बेहद जरूरी है। इसी पर हमारा फॉर्म का सफलता निर्भर करता है। एक बकरी एक बार में 2 से 3 बच्चे देती है और 1 साल में 2 बार बच्चा देने से इनकी संख्या में वृद्धि होती है। बच्चे को 1 वर्ष तक पालने के बाद ही बेचना चाहिए। बकरी पालन के लिए किसान को लोन कैसे मिलेगा, ये भी जानना बहुत जरूरी है। किसान भाइयों, बकरी पालन के लिए नाबार्ड लोन देता है, लेकिन नाबार्ड सीधे रूप से किसानों से नहीं जुड़ा रहता। नाबार्ड अपना काम राष्ट्रीय बैंक से करता है, जहां पर किसान सीधे रूप से बैंक से जुड़े होते हैं। किसान का किसी भी राष्ट्रीय बैंक में एक करंट अकाउंट यानी चालू खाता होना चाहिए। यह अकाउंट करीब 1 साल पुराना हो तथा यह अकाउंट बकरी पालन के किसी फर्म के नाम से होना चाहिए। उस अकाउंट में बकरी के खरीद और बिक्री का कम से कम 1 साल का लेन देन होना बहुत जरूरी है। अगर 1 साल का रिटर्न फाइल है तो अच्छा है। इसके बाद आप बैंक में जाएं तो बैंक अधिकारी आपको बैंक के लेन देन के आधार पर उतना पैसा दे सकते हैं। आगे और भी है कुछ रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। आजकल किसान भाई फसलों में कीटों के नियंत्रण के लिए विभिन्न कीटनाशक दवाओं का उपयोग करते हैं और इन कीटनाशकों का जहरीला प्रभाव फसलों के उत्पादों पर देखा जा रहा है, जिनको खाने पर मनुष्य में कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। साथ ही ये रसायन काफी महंगे भी होते हैं। अगर किसान भाइयों जैविक तरीकों को आप काम में लेते हैं तो इन सभी समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन कैसे करें जैविक तरीकों से कीटों का नियंत्रण, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं काजरी जोधपुर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर ए के शर्मा। जैविक खेती के समय क्योंकि हम कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल का स्प्रे नहीं करते हैं,
किसान भाइयों, जैविक खेती देशी खेती का उन्नत तरीका है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों, वृद्धि नियंत्रकों का उपयोग नहीं करके खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र एवं प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। फसल को प्रकृति में उपलब्ध मित्र कीड़ों, जीवाणुओं एवं जैविक कीटनाशकों द्वारा हानिकारक कीड़ों एवं बीमारियों से बचाया जाता है। जैविक कृषि में पोषक तत्वों को घोल के रूप में देना ज़्यादा उचित रहता है, जिसे अमृत पानी, जीवामृत या अमृत घोल, इस तरह से कई नाम दिए जाते हैं। उसका मुख्य तत्व होता है गोबर, गुड़ और गौमूत्र। ये तीन ही चीज़ में मुख्य होती हैं। तो उसमें 10 किलो गोबर और 10 लीटर गौमूत्र और 1 किलो गुड़ और इसके साथ 100 लीटर पानी मिला के इसको 7 दिन तक हम किसी ड्रम में रखते हैं और रोज़ एक बार हिलाते रहते हैं और कोशिश करें कि ड्रम को छाया में रखा जाए और कपड़े से ढक कर रखा जाए। 7 दिन बाद जब ये पानी तैयार होता है तो इसको हम दोनों ही तरह से उपयोग कर सकते हैं, या तो सिंचाई के साथ दे सकते हैं। इसलिए हम अगर 10 दिन के बाद अगर जब भी ये तैयार होता है हम स्प्रे करते रहें तो जीरे की बढ़वार बहुत अच्छी होती है और रोग कीड़े भी कम आते हैं। और साथ ही जो हमारे भूमि के जो हमारे लाभदायक जीवाणु हैं, क्योंकि इसका कुछ अंश भूमि में भी चला जाता है, या तो सिंचाई के माध्यम से या स्प्रे के माध्यम से, तो भूमि के जो जीवाणु हैं, लाभदायक केंचुए वगैरह हैं, वो भी अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इस प्रकार ये अमृत घोल जो है ये बहुत ही लाभकारी चीज़ है। कीट नियंत्रण के लिए मुख्य रूप से जो हम एक घोल बनाते हैं उसमें 5 किलो नीम की पत्ती और 5 किलो आक और धतूरे की पत्ती, 10 लीटर गौमूत्र, इन सभी को अच्छी तरह मिला लेते हैं। तो 10 किलो ये पत्ती हैं 3 तरह की और 10 लीटर गौमूत्र और 100 लीटर पानी, इसको हम ड्रम में रख देते हैं और रोज़ एक बार हिलाते रहते हैं। और इसका भी हमें साप्ताहिक या 10 दिन पे स्प्रे करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि जैसा जैविक खेती में कीटों को आने से पहले ही उनको रोकना, या आ गए हैं तो वो खाने से रुक जाएं, तो इसके लिए हमें बचाव के रूप में इस स्प्रे को लगातार करते रहना पड़ता है 7 से 10 दिन के बीच में। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो स्प्रे है ये हमेशा शाम को 3-4 बजे बाद ही करें, यानी सायंकाल समय करें। सुबह करेंगे तो इसका असर काफ़ी कम हो जाता है, और सुबह करने से जो हमारे और जैसे मधुमक्खी वगैरह हैं वो भी कम आती हैं, तो इसलिए शाम के समय करना इसका सबसे ज़्यादा लाभदायक है। जहाँ तक हो सके कीट व्याधियों का भौतिक रूप से नियंत्रण करें। शुद्ध रूप से कार्बनिक स्रोतों से प्राप्त खाद उर्वरकों का प्रयोग करना। इस प्रकार से यदि हमारे किसान भाई अपनी खेती करते हैं तो निश्चय ही उन्हें कम लागत में गुणवत्ता युक्त अधिक पैदावार प्राप्त होगी, जिनका उपयोग करके स्वयं भी निरोगी रह सकते हैं और उपभोक्ता को निरोगी रखते हुए मृदा स्वास्थ्य उत्तम बना सकते हैं। जैविक खेती के समय क्योंकि हम कोई भी पेस्टिसाइड या केमिकल का स्प्रे नहीं करते हैं, तो हमारे जो मित्र जीव हैं वो भी काफ़ी अपना सहयोग इसमें देते हैं। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव भरमौली जिला धौलपुर के अखिलेश कुमार ने। आपने जई की फसल में किए जाने वाले प्रबंधनों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। अगर आप देखते हैं कि अगर पशु अच्छा है, अगर जिस किसान की खेती अच्छी है उसके पशु भी अच्छे होते हैं, क्योंकि उसको खाने के लिए अच्छा पोषण मिलता है, चारा मिलता है, हरा चारा मिलता है, सूखा चारा मिलता है, तो उससे क्या है कि वो अपनी अच्छी उत्पादकता को किसान को लाभ के रूप में देता है। हरा चारे के जो स्रोत हैं उनमें से रिजका है, जई है, इवन कुछ ऐसी किस्में जोकी हैं, बरसीम है, इन सबको भी हम हरे चारे के रूप में इस्तेमाल करते हैं। परंतु जो सर्दियों की फसल है, जैसे हम गेहूँ की बुआई करते हैं, जौ की बुआई करते हैं, उसी के साथ हम जई की बुआई करके हरे चारे को पशुओं को खिला सकते हैं। जई की फसल में सिंचाई प्रबंधन। किसान भाइयों, जई चारा वाली फसल होने के कारण इसमें सिंचाई समय समय पर करना। इस फसल में पहली सिंचाई बुआई के 20 से 25 दिन पर करना चाहिए। पानी निकासी का उचित प्रबंध करना चाहिए। सिंचाई की संख्या और मात्रा भूमि की किस्म और मौसम पर निर्भर करती है।
फिर भी अच्छे उत्पादन के लिए 3 से 4 सिंचाई देना जरूरी है। स्वस्थ एवं पुष्ट बीजों के उत्पादन के लिए पुष्पावस्था के प्रारंभ से लेकर बीजों की दुग्धावस्था तक खेतों में नमी रहनी चाहिए। नमी की कमी होने से बीजोत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तथा उत्पादन में कमी भी आती है। इसलिए समय समय पर आवश्यकता अनुसार फसल में सिंचाई करते रहना चाहिए। जई की फसल में पोषक तत्व प्रबंधन। किसान भाइयों, जई की फसल से अधिक उत्पादन लेने के लिए इसमें पोषक तत्वों का प्रबंधन बहुत जरूरी होता है। नाइट्रोजन को 2 बराबर भागों में बांटकर क्रमशः पहली सिंचाई के बाद 43 किलोग्राम यूरिया का खड़ी फसल में भुरकाव करते हैं। इसके बाद दूसरी कटाई के बाद 43 किलोग्राम यूरिया का खड़ी फसल में भुरकाव कर देना चाहिए। जई ऐसी फसल है जो हरे चारे के रूप में लेते हैं और इसकी ऐसी बहुत सारी किस्में हैं जिनको 1 बार, 2 बार, 3 बार इसको काट करके पशुओं को चारे के रूप में खिला सकते हैं। उसके बाद में 2 बार, 3 बार काटने के बाद में अगर फसल को छोड़ते हैं तो उस फसल से हमें दाने का भी उत्पादन मिल सकता है। किसान जई की कटाई कब और कैसे करनी चाहिए, जो कि इस प्रकार से है। एक कटाई के लिए बोई गई जई की फसल में 50% फूल आने की अवस्था में अर्थात 75 से 85 दिन पर कटाई करना उपयुक्त रहता है। इससे लगभग 400 क्विंटल हरा चारा प्राप्त होता है। और यदि 2 कटाई के लिए ली जाने वाली फसल है तो पहली कटाई 55 से 60 दिन में तथा दूसरी कटाई 50% फूल आने पर करनी चाहिए। इससे लगभग 500 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हरा चारा प्राप्त होता है। 2 कटाई वाली फसल को काटते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पौधों की पहली कटाई 4 से 5 सेंटीमीटर ऊंचाई पर करें, जिससे उसकी पुनर्वृद्धि अच्छी प्रारंभ हो और हरा चारा भी अधिक मिले। आइए अब एक नजर डालते हैं प्रदेश के कुछ मुख्य कृषि जिंसों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। ग्रीष्मकालीन भिंडी की खेती है मुनाफे का सौदा। गुलाब के फूलों की अधिक पैदावार के लिए फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधी समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है p18annadaata@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041922155 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।